हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। तो उस नियम के व्यवहारिक महत्व को भी जान लेते हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डायमोनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला है उपभोक्ता के आचरण के व्यवहार के अध्ययन के बारे में बताता है। मतलब उपभोक्ता का जो आचरण है उसके अध्ययन में सहायता करता है। तो अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा उपभोक्ता के बिहेव के बारे में पता चल जाता है हम लोगों को, कि वो किस तरह से वस्तुओं के चयन में अपना बिहेव करता है, व्यवहार करता है। ऐसा मार्शल ने कहा था। दूसरा है मूल्य निर्धारण का आधार है ये। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग हेल्प ले सकते हैं। उपभोक्ता के लिए जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, वस्तु का मूल्य भी उतना ही अधिक होता है। तो जो वस्तु उपभोक्ता का सीमांत उपयोगिता को बढ़ाता है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है। मांग के नियम का एक आधार भी है। हाँ, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का एक आधार है। जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी उसकी मांग अधिक होगी, क्योंकि जिस वस्तु से लोग खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो यह मांग के नियम को भी का एक आधार है। कर संबंधी नीति के निर्धारण में सहायता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा कर संबंधी नीति के निर्धारण में सहायता मिलती है। और इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास मुद्रा में यानी कि उनके इनकम में वृद्धि होती है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता उसकी घटती जाती है। ऐसा कर संबंधी नीति के बारे में सहायता करता है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन के बारे में। उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन के बारे में मार्शल ने दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी। पहला कि जो उपभोक्ता संतुलन होता है उसमें मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है, और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम के बराबर होता है। मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम कार्यशील होता है। तो पहला मूल्य सीमांत उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो मार्शल के अनुसार कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को उस बिंदु तक खरीदता जाएगा जिस बिंदु तक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा दिए गए वस्तु मूल्य के बराबर ना हो जाए। मतलब कोई उपभोक्ता वस्तु की उन इकाइयों को खरीदेगा और तब तक खरीदेगा जब तक कि उसकी सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर ना हो जाए। जैसे कोई उपभोक्ता मार्केट में सब सामान खरीदने गया और उससे वो उस वस्तु की इकाइयाँ तब तक खरीदेगा जब तक कि वो संतुष्ट ना हो जाए, एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर नहीं पहुंच जाए, और उस वस्तु के लिए वो उसकी कीमत चुकाते ही रहेगा। अर्थात जिस बिंदु पर वस्तु के मूल्य की सीमांत और उसकी सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर हो जाती है, यही उपभोक्ता के संतुलन बिंदु को दर्शाता है। तो ये है कि मतलब जिस बिंदु पर वस्तु का मूल्य और उसकी सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होगी, यही उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होगा। और उसी बिंदु पर, उसी पॉइंट पर उपभोक्ता को सेटिस्फैक्शन मिलेगा और अधिकतम संतोष मिलेगा। वहाँ पे उपभोक्ता खुश हो जाएगा। दूसरा आता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में अगर बात करें तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में जैसे हम लोग एक से अधिक वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे कि एक उपभोक्ता एक बार में एक वस्तु का उपभोग नहीं करता है, उसके बारे में है। एक से अधिक वस्तुओं से संबंधित है ये नियम। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है। मतलब कोई एक वस्तु चुन लिया कि हमको यही वस्तु यूज़ करना है, तो वो जैसे जैसे किसी एक वस्तु का उपभोग करते जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः यानी कि घटते जाती हैं एक क्रम में। साथ ही उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग नहीं करता है उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसके लिए बढ़ते जाती है। यानी कि जो उपभोक्ता की उपयोगिता अब दूसरे वस्तु के अंदर, मतलब इंटरेस्ट उसको आ जाता है कि नहीं, हमको दूसरी वस्तु यूज़ करनी है। तो और उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करता है, पहली वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को यूज़ करने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें प्रतिस्थापन होने लगता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु में। तो जब तक कि विभिन्न वस्तुओं पर वो खर्च की जाने वाली जो उसकी मुद्रा है और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर नहीं हो जाती है, तब तक वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी वस्तुओं में बदलते रहेगा और वस्तुओं का उपभोग करते रहेगा। यही सम सीमांत उपयोगिता नियम। इससे हम सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता को अधिकतम संतोष या सिद्धांत या
संतोष का सिद्धांत या फिर गोशन का दूसरा नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संतुष्टि पे आधारित है। इसमें क्या है कि एक वस्तु से आदमी संतुष्ट नहीं हो रहा तो दूसरी वस्तु को उपभोग करने लगता है, फिर दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरी में, यानी कि इसमें प्रतिस्थापन होने लगता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम के कुछ मान्यताएं हैं। पहला, उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है, अर्थात वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। कोई भी उपभोक्ता है और किसी वस्तु में मुद्रा लगाता है तो वो चाहता है कि उस वस्तु से उसको अधिक से अधिक क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, संतुष्टि मिले। तो ये उसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, उपभोक्ता की आय निश्चित होती है। एक चीज़ है कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो उपभोक्ता की आय है वो निश्चित है और सीमांत उपयोगिता भी स्थिर है, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो भी स्थिर है। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं इसमें तीसरी इसकी मान्यता है, वस्तुओं की कीमत निश्चित है तथा उपभोक्ताओं की कीमतों की जानकारी रखता है। तो जो वस्तु की कीमत है वो निश्चित है, ये उपभोक्ता जानता है, और उपभोक्ता को हर वस्तु की कीमत की जानकारी भी होती है। वस्तुओं के बारे में नेक्स्ट है, वस्तुओं का सूक्ष्म विभाजन होता है, यानी कि वस्तुओं का ज़्यादा लंबा या फिर विस्तार से नहीं, छोटी मोटी विभाजन इसमें मौजूद होती है। उपभोक्ता अपनी आय को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खर्च कर सकता है। कोई भी उपभोक्ता है तो अपनी आय को पूर्ण रूप से एक ही बार में खर्च नहीं करता है, बल्कि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा करके खर्च करता है। उपभोक्ता की अज्ञानता, फैशन इत्यादि का उपभोक्ता पर, यानी कि वस्तु की अज्ञानता, वस्तु के बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं, उसके फैशन के बारे में उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा उसकी आवश्यकता इसमें अपरिवर्तित रहती है। मतलब अगर उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उस वस्तु का प्रयोग करेगा ही करेगा। उसके बारे में अगर पूर्ण जानकारी नहीं है फिर भी उस वस्तु को खरीदेगा, क्योंकि उसको संतुष्टि चाहिए। उसके बाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, तो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति भी होती है और उसमें उपभोक्ता जाकर उस वस्तु को खरीदता ही है। समसीमांत उपयोगिता का व्यवहारिक नियम यहाँ पे है, कुछ व्यवहारिक नियम या सीमाएं जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला, उपभोग के क्षेत्र में, यहाँ हम लोग जानते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में हम लोग इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है समसीमांत उपयोगिता नियम का। तो उपभोग के क्षेत्र में कहाँ करते हैं? सबसे पहले व्यय को विभिन्न वस्तुओं के ऊपर वितरित करने के रूप में हम लोग जानते हैं, इस नियम को प्रयोग किया जाता है। दूसरा कर सकते हैं अपनी आय को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बीच वितरित करने के संबंध में। और तीसरा है वैकल्पिक प्रयोग वाले वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता क्या करता है, मतलब उपभोक्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग इस नियम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है उत्पादन के क्षेत्र में, किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होती है, तो समसीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में। विनिमय के क्षेत्र में समसीमांत उपयोगिता एक नियम का कार्य करता है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो विनिमय के क्षेत्र में कम उपयोगी वस्तु के लिए अधिक उपयोगी वस्तु प्राप्त कैसे की जाए इसके बारे में यह बताता है। तो विनिमय प्रणाली में दो व्यक्तियों के बीच जो दो वस्तुओं का विनिमय तब तक होता है जब तक दोनों ही वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर ना हो जाए। मतलब दो व्यक्ति हैं, दो वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, और वो तब तक करते हैं जब तक कि उनकी सीमांत उपयोगिता उसके बराबर नहीं हो जाती। तो ये विनिमय के क्षेत्र में भी होता है। उसके बाद वितरण के क्षेत्र में है चौथा वितरण के क्षेत्र में। वितरण के क्षेत्र में साधनों के पुरस्कार को निश्चित करने के लिए भी इस नियम का सहारा लिया जाता है। मतलब अर्थात उत्पादन के प्रत्येक जो साधन हैं, जो भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, तो उनको जो उनकी जो पुरस्कार के रूप में जो उनको दिया जाता है उनकी सीमांत उत्पत्ति के बराबर होती है, ऐसा मानकर चलते हैं। और उत्पादक किसी साधन का प्रयोग तब तक करता है जब तक कि उस साधन की सीमांत उत्पत्ति उसे दिए गए पुरस्कार, जैसे पुरस्कार के रूप में लगान, मजदूरी, ब्याज, मुनाफा, ये सब होते हैं। तो इस प्रकार साधनों का पुरस्कार तय करने के लिए भी हम लोग इस नियम का, इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अब राजस्व के क्षेत्र में, यानी कि फिनांस, पब्लिक फिनांस के क्षेत्र में, तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत राजस्व या मूलभूत सिद्धांत ये है, और जिसके कारण से राजस्व की क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाना। ये तो पब्लिक फिनांस की बातें हैं। लेकिन इस सिद्धांत की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो करदाता हैं इस पर कर लगाया जाए, जिससे प्रत्येक करदाता को समान सीमांत त्याग हो, मतलब उनके ऊपर बर्डन नहीं हो। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने देखा समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय।